ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण कदमों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हवा, पानी और भोजन के अलावा आधुनिक समय में जिस चीज की सबसे आवश्यकता हमें महसूस होती है वो है ऊर्जा। और हम सभी ये भी जानते हैं कि ऊर्जा की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें कई समझौते भी करने पड़ते हैं। मसलन हमें अपने पर्यावरण के साथ समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज्यादातर निर्भरता ऊर्जा के ऐसे स्रोतों पर है जो अभी सस्टेनेबल नहीं है और जिनसे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें ऊर्जा की खपत में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए ये आवश्यकता समझी जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की बचत करें और ऐसी नीतियां तैयार करें, ऐसे कानून बनाएं और ऐसे प्रयास करें जिससे कि ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ हम ऊर्जा का सही उपभोग कर सकें। तो आज इस मामले में एक उपयुक्त दिन भी है। आज हम ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहे हैं और इस विशेष दिन पर आज हमने इस चर्चा को आयोजित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान। अनिल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। थोड़ी देर में ही चर्चा में हम शामिल करेंगे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा को। अनिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित हुए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 ऊर्जा संरक्षण की दिशा में ही एक महत्वपूर्ण कदम है और 2001 में जो ऊर्जा संरक्षण का एक अधिनियम था, अब कानून बनने के बाद ये उसकी जगह लेने वाला है। और इसमें जहां एक तरफ हम देखें तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को निर्दिष्ट करने में केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। ये विधेयक ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा एक सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड भी देता है और ये बिल भारत की जो डीकार्बनाइज्ड अर्थव्यवस्था है उसके लक्ष्यों को हासिल करने पर भी जोर देता है। तो सबसे पहले आपसे हम इस विधेयक की और जो हमारा अधिनियम था उसकी ऊर्जा संरक्षण में भूमिका को आपसे समझना चाहेंगे। जैसे जैसे अब आगे हम अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट के साथ साथ आगे चल रहे हैं, देश विकसित हो रहा है, अब ये महसूस किया गया कि वो जो सिर्फ ऊर्जा संरक्षण था या उसका एफिशिएंट यूज था, उससे हम आगे बढ़ें और ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो भी कार्बन से हम दूसरी ओर जाएं, जिससे कि कार्बन का जो इजाफा हो रहा था एनवायरनमेंट में वो कम हो। तो अब ये जो सरकार ने बहुत एक टाइमली इस एक्ट की अमेंडमेंट करी है। हमने भी जैसे पेरिस एग्रीमेंट था, उसके बाद ग्लासगो था जहां के हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां ये फैसला लिया गया कि हम अपने ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस जिसको कहते हैं एनर्जी का, उनको हम बढ़ावा देंगे जी। उस बढ़ावा देने के लिए जो है अब ये जरूरत महसूस की गई कि हम एक तो कार्बन मार्केट्स जो है उसको इस्टेब्लिश करें। पहले सिर्फ एनर्जी ट्रेडिंग की मार्केट थी, अब कार्बन मार्केट, क्योंकि जिस तरह की हम ऊर्जा पैदा करना चाह रहे हैं उसमें भी जो लोग सही काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनकरेजमेंट देने के लिए वो कार्बन क्रेडिट्स ले सकते हैं। ये ग्लोबली कार्बन क्रेडिट्स पहले भी थोड़े प्रचलित थे, बल्कि जब हमने बचत लैंप योजना चलाई थी, जब मैं ऊर्जा सचिव था, तो उसमें भी हमने कार्बन क्रेडिट्स का ग्लोबल कुछ परचेज करके हमारी जो कीमत थी उस वक्त CFL लैंप की, वो काफी हम कम कर पाए थे, ताकि लोग जो इनकैंडेसेंट फिलामेंट लैंप होता है उससे CFL पे जाएं और आगे फिर जैसे कि हम आजकल LED यूज कर रहे हैं उस पर ग्रेजुअली पहुंचे। मगर पिछले कुछ सालों में ये मार्केट थोड़ी वीकन हो रही थी, मगर अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी कार्बन मार्केट्स भी स्टैब्लिश करें, ताकि जो हमारे देश के अंदर जो उद्योग हैं, एनर्जी, अब हमने कहा बिल्डिंग्स, अब हमारी बिल्डिंग्स में आपको पता है हमारे
रिहाइश है, वहां निवास है, दफ्तर हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनमें भी ऊर्जा की काफी खपत होती है। और खास तौर पे फ्यूचर में मैं समझता हूं कि जिस तरह का आप आर्किटेक्चर इस्तेमाल करेंगे, उससे आपका जो बिजली की खपत का लोड है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो इन बिल्डिंग्स को भी, रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी उस दायरे में लाना जरूरी था जी। ताकि हम ना ही ज्यादा एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल्स यूज करें, कार्बन का जो इस्तेमाल है वो कम होए उसके कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा ये कि जब हम उन बिल्डिंग्स को यूज करेंगे तो उनमें कितनी खपत हो रही है। इसीलिए हमने इसमें अब जो नया एक्ट बनाया है, जो कि हाल ही में हाउस से पास हुआ है, उसमें यही है कि आप बिल्डिंग के लिए एक लोड आपने इस्टेब्लिश किया है कि इतने लोड से ज्यादा जो भी बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग को आपको 100 किलोवाट आपका कनेक्टेड लोड है या आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 120 केवीए है, वो उसको उसमें उसके दायरे में आएगा, कंट्रोल के दायरे में। क्योंकि हम अब चाहते हैं कि हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है ओवरऑल वो करीब 45-50% घट जाए 2030 तक। और ये हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या कमिटमेंट्स आप कह लीजिए, उस तरफ हैं। बिल्कुल जी। तो इस सारे पैमाने को देखते हुए एक जो ऊर्जा का या एनर्जी का इवॉल्विंग सिनारियो है, उसमें हमने ये अहम कदम लिया है कि पहले एनर्जी कंजर्वेशन था कि ऊर्जा की खपत कम करो, किसी भी हो। अब फोकस जो है ना ही सिर्फ कम करो और ज्यादा एफिशिएंटली यूज, काम ना अपने घटाओ, अपना उपयोग ना घटाओ, मगर मशीनों को उतना एफिशिएंट बनाओ। इसीलिए स्टार रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। निश्चित तौर पर। और आपने एक मानक और स्टार रेटिंग की बात की, तो हम इस मामले में जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, उसने जो एक सफल पहल की है लेबलिंग की और स्टार रेटिंग की, उसकी मैं आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इससे हमने देखा कि ऊर्जा की बचत में बहुत मदद मिली है। हम जो अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, 2020-21 का ही आंकड़ा है कि 56 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई है इस अवधि में। और इसका आर्थिक पक्ष देखें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की इससे बचत हुई है। और पर्यावरण के लिहाज से भी ये काफी इस मामले में लाभदायक रहा, क्योंकि इन उपकरणों के इस्तेमाल से हर साल लगभग 46 मिलियन टन कार्बन एमिशन में कमी लाने में मदद हुई है। और अब हम देखें तो कई देशों में जो सरकार की और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो ये स्टैंडर्ड और लेबलिंग की योजना है, इस योजना को दूसरे देशों ने भी अपनाया है। और हम सभी जानते हैं कि एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक जो कि जागरूक नागरिक होते हुए चाहता है कि उसके घर में जो कोई भी अप्लायंसेस हो, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, स्टार लेबल वाली वो उपकरण हो और बिजली बचाने में वो अपनी किफायत करे। तो जो ये पहल रही है, किस तरह से सफल रही है और किस हद तक हम इस पहल के माध्यम से एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत को कम कर पा रहे हैं? ये कस्टमर को और कंज्यूमर को इन्वॉल्व करने का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था। और मुझे याद है कि जब मैं डायरेक्टर एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर था और जॉइंट सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री में, एनर्जी कंजर्वेशन भी एक सब्जेक्ट था जो मैं डील कर रहा था, उस वक्त हमने जब ये स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो कुछ जो महत्वपूर्ण या ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स थे, उनसे बात करी रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में, एयर कंडीशनिंग में, कि भाई आप स्टार रेटिंग की तरफ आइए। तो उनका जवाब ये था कुछ का कि जी हमारे तो नाम पे चीज बिकती है, हमें कुछ स्टार की जरूरत थोड़ी है। देखा कोई बात नहीं, जब जनता इस बारे में जागृत हो जाएगी
तो आप ही वो आपका प्रोडक्ट के नाम से नहीं बल्कि आपके रेटिंग के नाम से जाएंगे। जो आपने कहा कि आज हम स्टार देखते हैं, क्या उसका स्टार रेटिंग है। अनिल जी, एक बहुत अहम परियोजना का मैं यहां आपसे जिक्र करना चाहूंगा, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये वो मिशन रहा जिसने जो जलवायु परिवर्तन के लिए एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं उनमें से ये एक अहम मिशन है। और इसमें परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, ये मिशन के 3 एलिमेंट रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऊर्जा की बचत के लिए बाजार में बदलाव पर इसमें फोकस है और इसमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की बिक्री पर जोर है। साथ ही ऊर्जा बचत के जो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल हैं उस पर जोर है, जो मार्केट इंटरवेंशन का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्यक्रम है। और इसने काफी हद तक हमने देखा कि इस मिशन के माध्यम से भारत ने ऊर्जा की खपत में बचत का एक बहुत अहम मॉडल तैयार किया है और अब सरकार इस मिशन को और बढ़ाते हुए इसके लक्ष्यों को और विस्तार दे रही है। तो कैसे इस मिशन के माध्यम से ऊर्जा की बचत में हमें मदद मिल रही है? आपने सही फरमाया कि ये जो परफॉर्म, अचीव, ट्रेड वाला है कॉन्सेप्ट और स्कीम, ये जब मैं ऊर्जा सचिव था उस वक्त ये डायरेक्टर जनरल ब्यूरो एनर्जी इफिशिएंसी की तरफ से स्कीम आई थी, परफॉर्म एंड अचीव। मेरा सुझाव था उनको कि आप इसको आगे एक ट्रेड का भी लगाइए। पैक्ट स्कीम इवॉल्व हुई कि परफॉर्म, अचीव, ट्रेड। क्योंकि जब आप कमर्शियल वर्ल्ड की बात करते हैं उसमें जब तक अच्छे काम का आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता या इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता, उतना इंसेंटिव नहीं आता है। तो ये भी एक ट्रेडिंग का नॉर्म है कि आपने अपनी ऊर्जा की बचत करी और आज जो हम जिस तरफ जा रहे हैं सिर्फ ऊर्जा की काउंट में नहीं आपने बचत करी कि आपने पर्यावरण को कितना बचाया है उसमें। तो ये हमें इस तरफ, ये हम रिफाइनमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा और सही जो कि चीज इस सभ्यता को थ्रेटन कर रही है उसको सिटीजन का साथ लेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ लेकर और मेजर मैन्युफैक्चरर्स का साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक तरह से सेल्फ प्रोपेलिंग, सेल्फ जनरेटिंग मूवमेंट हो जाएगा, इसको कि पीपल्स मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि सरकार के कानूनों से नहीं सिर्फ ये स्कीमें चलती, ये जब तक कि नागरिक को इस बारे में रुचि नहीं है, उसको सही इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, वो नहीं है, ये चीज ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक का, मैं समझता हूं वो परफॉर्म, अचीव, ट्रेड के थ्रू और अल्टीमेटली मैं समझता हूं क्रेडिट फॉर ए सिटीजन, शायद क्या पता आज से 10-20 साल क्रेडिट फॉर एन इंडिविजुअल सिटीजन भी ये शायद कोई स्कीम आ जाए कि आपने अपने घर में कितनी ऊर्जा की बचत करी, आपने पर्यावरण का कितना संरक्षण किया जी। ये जो स्कोर है ये आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी क्या पता आज से 10-20 साल आगे सरकारों में शायद मिल जाए। तो ऐसे जो स्टेप्स हैं जी, वो मैं समझता हूं प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के लिए और एक तरह से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अहम काम होगा। जी, तो आइए चर्चा में हम शामिल करते हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा को। मिस्टर तनेजा, स्वागत है आपका। मिस्टर तनेजा, हाल ही में संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है और इस विधेयक के बाद हम देखेंगे कि जो ऊर्जा संरक्षण है, पहले 2001 का अधिनियम था, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आपसे इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में सबसे पहले हम समझना चाहेंगे।
अगर हम हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हैं या भारत का कुल मिलाकर के धरातल को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आ रहा है या तब्दीलियां आ रही हैं या चेंजेस आ रहे हैं वो ऊर्जा के धरातल पे हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा देश जो है अभी तक जिस हिसाब से हम लोग ऊर्जा का प्रयोग करते थे, जिसमें कोयले की भूमिका बहुत ज्यादा थी और पेट्रोल डीजल की भूमिका भी बहुत ज्यादा थी और अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगी, लेकिन साथ साथ अब सरकार का ये प्रयास है कि हम जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ ज्यादा बढ़े, जो हरित ऊर्जा है उसकी तरफ ज्यादा बढ़े, अर्थात ऐसी ऊर्जा जिससे प्रदूषण कम से कम हो, ऐसी ऊर्जा जिससे लोगों का स्वास्थ्य जो है उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और ऐसी ऊर्जा जिससे हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे लोग, हमारे गांव, हमारे शहर हरे भरे नजर आए। तो उस दिशा की तरफ कैसे कदम उठाए जाएं। तो अगर आप इसको देखते हैं, चूंकि ये एक डायनेमिक सेक्टर है, ये ऐसा है जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई किस्म की टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें नए प्रयोग आ रहे हैं, प्रैक्टिसेस आ रहे हैं। इस कानून को बदल करके, अमेंडमेंट ला करके सरकार ने देश को इसके लिए तैयार किया। केंद्र सरकार ने दिशा दी है और साथ में देश को इसके लिए तैयार किया। भारत ने पेरिस में जो क्लाइमेट समिट हुआ था और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको कुछ कमिटमेंट किए हैं, पूरी दुनिया ने किए हैं, भारत ने भी किए हैं कि हम तेजी से जो है हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात ऐसी ऊर्जा जिसको हरित ऊर्जा या हरी ऊर्जा नाम से बुलाते हैं, रिन्यूएबल के नाम से इसको अंग्रेजी में बुलाया जाता है या वैकल्पिक ऊर्जा के नाम से बुलाया जाता है। तो उस दिशा में तेजी से बढ़ा जाए, तो उसके लिए जो जो कानून बनाने की आवश्यकता है, जो अभी एग्जिस्टिंग कानून थे उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये जो हमारा कानून था, इस कानून में परिवर्तन किए गए हैं, इसमें अमेंडमेंट्स करे गए हैं, इसमें संशोधन करे गए हैं। जो भी नई नए कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है, नई टेक्नोलॉजी को लाने की आवश्यकता है, नए कोर्स लाने की आवश्यकता है, नई संस्थाओं को क्रिएट करने की आवश्यकता है, वो केंद्र के स्तर पे भी किया जाए और राज्य सरकारें जो उनकी भूमिका बहुत बड़ी है इसमें, वो भी अपनी उठा करके दिशा में काम उठ कर सके। और इसके अलावा जो तमाम सरकारी एजेंसीज हैं या जो गैर सरकारी एजेंसीज हैं, वो जिस तरह के काम करना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं, जिससे भारत तेजी से जो है और रिन्यूएबल की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, पूरे एक स्वच्छ वातावरण की तरफ तेजी से मुड़ सके। और उसकी जो है कुल मिलाकर के सरकार ने उसके लिए जो है कानूनी रूप से सारे कानून को जो परिवर्तन किया है, उसमें चेंजेस किए हैं और उसमें जहां जहां आवश्यकता रिफॉर्म करे। ये एक यात्रा है, उसकी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में आप देखेंगे केंद्र सरकार भी, संसद भी और नए कानून भी इस तरफ लेकर के आ सकती है, क्योंकि ये सेक्टर लगातार तेजी से बदल रहा है। मिस्टर तनेजा, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की इस विधेयक में खूब चर्चा है। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप इस कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में आप जरूर समझाएं कि ये क्या है और इस विधेयक में जब इसे शामिल किया जा रहा है और इसमें केंद्र की भूमिका को तवज्जो दी जा रही है, तो उससे क्या असर होगा? कई उद्योग ऐसे होते हैं जहां पे कि उनको चाहे वो कितना भी प्रयास कर, लेकिन उसके बावजूद उससे थोड़ा बहुत जो है एमिशन होगा, कार्बन निकलेगा, प्रदूषण होगा, लेकिन उसके साथ में वो एक जगह अगर उन्हें उद्योग चलाने के लिए उनकी ये मजबूरी हो जाती है, तो वो ऐसे कदम उठाते हैं जहां पे जो है वो कुल मिलाकर के जो वातावरण के लिए काम कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, अगर किसी का ऐसा कारखाना है जिससे थोड़ा प्रदूषण होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेता है कि वो बाहर जाकर के 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख पेड़ लगा रहा है और उन पेड़ के माध्यम से जो है वो कार्बन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका क्रेडिट वो ले रहा है। अगर उसने प्रदूषण किया है लेकिन दूसरी तरफ उसने पेड़ लगाए हैं या ऐसी जगह जाके निवेश किया जहां पे कुल मिलाकर के पर्यावरण में जो है या ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां से उसका क्रेडिट उसको मिलेगा, वो यहां जाकर के उसको जो है उसका प्रयोग कर सकता है। और अगर आप अपने खुद नहीं कर रहे हैं तो जिसने ये लगाया है उससे क्रेडिट खरीद सकते हैं या वो पॉइंट खरीद सकते हैं और ला करके अपना जो उद्योग है उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। कई इसमें ये भी व्यवस्था होगी, कुछ लोग जो है समय वो आएगा जब विदेशों में जाकर इसके जो पॉइंट भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि पर्यावरण का स्वास्थ्य ठीक होता है, आप एक तरह से जो है ग्रीन एनर्जी की तरह काम करते हैं, ग्रीन कंट्रीब्यूट करते हैं, कुल मिलाकर के हवा है, पानी है, पेड़ है, समंदर है, इस सबको जो है प्रदूषण से बचाते हैं, तो वहां आपको माना जाता है कि आप जो है वो कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी यहाँ पे ये एक तरह का जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज होगा जहां पे उसकी ट्रेडिंग होगी। जिसके पास सरप्लस होंगे वो वहां बेच सकेगा, जिसको आवश्यकता होगी वो उनको खरीद सकेगा। तो कुल मिला के ये है कि ये भी एक तरह का व्यवसाय सा ही हो जाएगा और कुल मिलाकर के इस बात को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप और पेड़ लगाएं, आप और जंगल लगाएं, और आप सौर ऊर्जा का उत्पादन करें, और समुद्र में जाकर के पवन ऊर्जा का उत्पादन करें, और आप जाकर के हाइड्रोजन का उत्पादन करें, और आप जाकर के ऐसे उद्योग धंधे लगाएं और ऐसे काम करें जिससे कि नौकरी भी पैदा हो, बिजनेस भी पैदा हो, उद्यम भी पैदा हो, पूंजी भी पैदा हो, लेकिन पर्यावरण भी जो है साथ में
उसको भी जो है आप प्रोत्साहन दें, पर्यावरण में किसी तरह का आप कोई नुकसान ना करें, और खेत हमारे अच्छे हरे हो जाए, जंगल हमारे और का विस्तार हो जाए, पहाड़ हमारे और जो है वो ग्रीन हो जाए। आप इसको कह सकते हैं एक आंदोलन है इस दिशा की, और जो कार्बन क्रेडिट है उसको ये माना जाता है कि बहुत ही अच्छा एक मैकेनिज्म है जिससे लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। और दूसरी तरफ वो कल कारखाने जिनको चाहे वो कितनी कोशिश करें लेकिन थोड़ा बहुत प्रदूषण करेंगे तो उनको थोड़ी राहत दी जा सकती है। मिस्टर तनेजा, आपने चर्चा में थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि किस तरह से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन हो या सौर ऊर्जा हो, हम जानते हैं कि ये ऊर्जा के मामले में भविष्य में एक बहुत बड़ा स्रोत साबित होने वाली है, और सरकार इस मामले में प्रयास भी कर रही है कि जो कन्वेंशनल ऊर्जा है उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा ले। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य क्या है और किस तरह से हम धीरे धीरे कन्वेंशनल ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन को बदल सकते हैं। और साथ ही साथ आपने जैसा कि उद्योगों की बात की, तो हमारे उद्योग इसको लेकर कितना तैयार हैं? उद्योग तो हमारा तैयार है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ग्रीन हाइड्रोजन में वो हाइड्रोजन का उत्पादन भी ग्रीन होना चाहिए, अर्थात वो रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा से होना चाहिए। अब इसलिए जो है वो ये सारा कुछ जो है आने वाले समय में सही हो जाएगा। 8-10 साल के बाद ये एक रियलिटी बन पाएगी। मेरा ये मानना है कि अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, कि अभी जो हम काम कर रहे हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन, हम दुनिया में उसके एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, आज हम इतना उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी, हमारे देश की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, जो जीडीपी ग्रोथ हमको 10% की चाहिए, तो उसके लिए एक तरफ तो जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जो हम ये इसमें आप चर्चा कर रहे हैं, वो आवश्यक है, अर्थात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस सब का बहुत विस्तार हमको करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कोयला है, जैसे तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब भी हमको अभी चाहिए। ये सब का विस्तार, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको तेल कम चाहिए होगा या हमको गैस कम चाहिए होगी या हमको कोयला कम चाहिए होगा। आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ गैस की जरूरत भी बढ़ेगी, कोयले की भी बढ़ेगी और तेल की भी बढ़ेगी, इन सब की जरूरतें बढ़ेगी। लेकिन इन सब का प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। इसको बोलते हैं ग्रीन कोल होगा, ग्रीन डीजल होगा, ग्रीन पेट्रोल होगा, ग्रीन गैस होगी, मतलब हम प्रयोग करेंगे लेकिन प्रदूषण जो है उससे कम से कम होगा। जीरो तो नहीं होगा, लेकिन अभी जितना होता है उसको हम काफी मात्रा में कम कर देंगे। और दूसरी तरफ इधर जो है ग्रीन एनर्जी, ये जो संशोधन हुए हैं इसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी का एग्रेसिवली बहुत तेजी से विस्तार करेंगे। तो हमको दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। और जो खासतौर से स्टील सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है या सीमेंट सेक्टर है, जिससे थोड़ा प्रदूषण भी होता है और कुल मिलाकर कन्वेंशनल एनर्जी भी ये यूज करते हैं, इनको भी ग्रेजुअली जाकर के ये ट्रांजिशन हो सके। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है एक चीज धीरे धीरे जिसमें परिवर्तन आएगा। एक होता है स्विच करना, एकदम बदल जाना, वो संभव नहीं हो पाएगा। उन देशों में ये परिवर्तन जो है, ट्रांजिशन जो है, वो 10 साल में आ जाएगा, 15 साल में आ जाएगा। लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहां पे 50% इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, देश की जनसंख्या विशाल है, हम ग्रो 7% का कर रहे हैं, लेकिन हमको 10% पे ग्रो करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारी ये यात्रा लंबी होने वाली है, 30 साल भी लग सकते हैं, 40 भी लग सकते हैं। लेकिन जहां तक इस दिशा में चलने की बात है या दौड़ने की बात है, भारत आज तमाम विकसित देशों से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। हम जो ग्रीन एनर्जी के काम कर रहे हैं, तमाम विकसित देश भी इतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहे हैं। अनिल जी, चर्चा को हम वापस आपसे करते हुए आपसे हम ये जानना चाहेंगे, 2015 में सरकार द्वारा एलईडी बल्ब के प्रोत्साहन को लेकर शुरू की गई पहल का आपसे जरूर मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। उजाला कार्यक्रम, ये सरकार की वो पहल रही है जिसमें कि बड़ी मात्रा में एलईडी बल्ब्स, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी लाइट्स हैं, उन पर बल दिया गया। और इस अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक अगर मैं एक आंकड़ा दूं तो 37 करोड़ बल्ब का वितरण किया गया है। इससे एलईडी के इस्तेमाल से 48,000 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई है और इससे बड़ी मात्रा में कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सका है और एलईडी बल्ब का जो मार्केट प्राइस है उसमें भी कमी लाने में मदद मिली है। इस योजना की सफलता से किस तरह से जो ऊर्जा की बचत हुई है उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? ये जो योजना है, मैं समझता हूं कि ये एक टेक्नोलॉजी भी जो है जिसने कि बहुत एक इसमें अहम रोल प्ले किया है। जब हम इनकैंडेसेंट बल्ब से निकलना चाह रहे थे, क्योंकि वो एनर्जी का हैवी कंज्यूमर है, बहुत ऊर्जा इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हीट करता है नेसेसरी, तो उस समय हम एलईडी की तरफ देख रहे थे, मगर एलईडी 1,000, 2,000 रुपए का बल्ब था उस समय, जबकि एक इनकैंडेसेंट बल्ब जो था वो
25 से 30 रुपए में मिल रहा। तो ये इस पर काफी हमने विचार किया कि एक हमें ब्रिज बीच में चाहिए, और वो ब्रिज सिर्फ हमें CFL दिख रहा था। मेरा मैंडेट ये था उस वक्त ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी को कि हमें एक माध्यम निकालना चाहिए जिससे कि हम इसकी जो कीमत है वो हम इनकैंडेसेंट बल्ब के बराबर कर लाएं। चाहे बल्ब परचेज करो, चाहे कुछ करो, चाहे कहीं से ये कार्बन क्रेडिट स्कीम लीजिए, ताकि उस आदमी के पास बेसिकली जो है इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि अगर 25 रुपए का बल्ब उसको 30 रुपए में भी मिल रहा है वो शायद ले ले, अगर 25 में मिलेगा तो जरूर, उसके सामने कोई चॉइस नहीं। और वो जब हमने सब कुछ किया तो हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब से भी कम उसकी कीमत आ गई बल्ब परचेजिंग, और उसमें हमने कहा कि आप इस पे 1 रुपया रखिए कि आप वापस अगर ये बल्ब दे दीजिए तो आपको 1 रुपया वापस मिलेगा। फिर इस बल्ब को लेके इसमें जो हार्मफुल कोई एलिमेंट है उसमें मर्करी था CFL में, उसको आप सेफ डिस्पोजल कीजिए क्योंकि आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं। अब आज आप इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि आपका LED बल्ब की जो कीमत है वो भी बहुत कंपेटिटिव हो गई है, तो CFL आउट हो गया। मगर ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जबकि आपके कंज्यूमर के आगे नंबर 1 इकोनॉमिक चॉइस, जो कि बाय नंबर्स, बाय शेयर वॉल्यूम जिसको कहते हैं, अगर आपने बाय हमारी जो खपत है वो दुनिया की टॉप 2 कंट्रीज में आप जानते हैं जी, तो इतनी बड़ी मार्केट है, अगर उसको सप्लाई करना है आपने और एनर्जी को फ्यूचर मार्केट अपनी देखनी है अप्लायंसेस को, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। मगर उनको कीमत नीचे लानी है ताकि जो हमारा सिटीजन है वो अडॉप्ट कर सके। यही नहीं कि नहीं हम सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो ये अडॉप्ट करें, नहीं, ये जब तक कि आम नागरिक नहीं उसको अडॉप्ट करेगा। और उसमें मैं समझता हूं WESL का बहुत, जिसको ESL भी कहते हैं, उसका बहुत ही क्रेडिटेबल रोल रहा। जी मिस्टर तनेजा, नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर सरकार का जोर है और हम सभी जानते हैं कि सरकार नॉन फॉसिल फ्यूल को इसलिए भी बढ़ावा दे रही है क्योंकि हमारा आयात इस मामले में कम होने के साथ साथ हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल है वो खुद ही देश उसका उत्पादन करे, और इससे हम पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर सकें और जैव ईंधन की मदद से हम बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत कर सकें। तो इस दिशा में हम अभी कहां तक हैं और हमारी क्षमता क्या है? अगर आप पेट्रोल डीजल आप लेते हैं तो इसमें 10% हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं इथेनॉल की, जो कि हम कुल मिलाकर के गन्ना वगैरह से हम लेकर के आते हैं। अभी सरकार का प्रयास है कि ये 10% से ब्लेंडिंग को 20% बढ़ा दें। इससे जब हम बढ़ाते हैं एक तरफ तो प्रदूषण कम होता है, हम दूसरी तरफ हमारे किसानों को काम ज्यादा मिलता है, पैसा भी ज्यादा मिलता है, और तीसरी तरफ हमारी आयात पर निर्भरता कम होती है। तो इससे हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। अब ये है कि कुल मिलाकर के जो ग्रीन होता है, ग्रीन से हम इसको जो है इथेनॉल का भी उत्पादन करें। तो नई नई चीजों पे उस पर काम हो रहा है। जिस सरकार की कोशिश हुई है, इसीलिए ये कानून लाया गया। ये जो संशोधन हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि टेक्नोलॉजी जो नई नई अवसर प्रदान कर रही है कि हम अपनी निर्भरता आयात पर कम कर सकें ईंधन के मसले पे, और दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा हम इसको साफ कर सकें। शहर हमारे ऐसे बन सकें, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, आप आसानी से अच्छी क्वालिटी की हवा आपको मिले। तो ये उसी दिशा में कानून है। ये जैसे मैंने कहा एक रात में तो नहीं होगा, लेकिन जो कदम और कानून बनाए जा रहे हैं इससे बिल्कुल ये तय किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है देश को भी और विदेश को भी, पूरी दुनिया को, कि भारत इसको लेकर के कितना गंभीर है। और जो कमिटमेंट हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से करे हैं कि ग्रीन एनर्जी में हम इतना काम करेंगे, एमिशंस रोकने में इतना काम करेंगे, हमने जो कमिटमेंट हम किए हैं अपने कमिटमेंट से हम ज्यादा करके दिखा रहे हैं। दरअसल तमाम विकसित देश जिन्होंने कमिटमेंट किए थे वो अभी हमसे पीछे हैं। हम विकासशील देश हैं, हमारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा, अगर आप वॉकिंग द टॉक जिसको बोलते हैं, हम विकसित देशों से बेहतर कर रहे हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण कदमों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com।